नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैं पिछले अपने वीडियो में आपको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन यानी पराग स्त्रीकेशन संकर्षण यानी पराग और स्त्रीकेसर यानी पोलन और पिस्टल की पारस्परिक क्रिया का टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन फ़ोन की बैटरी लो होने के कारण मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पाई। आज मैं आपको इसको फिर से स्टार्ट करके उसके आगे से बताऊंगी, लेकिन आगे से बताने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिकॉल करना चाहूँगी ताकि ये आपकी कंटिन्यूटी में बना रहे और आपको पिछला याद रहे, तो ये एक फ्लो बन जाएगा आपका पढ़ने का। तो उसमें पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में हम पढ़ रहे थे कि पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्पीसीज़ के हों या कंपेटेबल हों। कंपेटेबल मीन्स सुयोग्य हों, उसी स्पीसीज़ के हों, ताकि आगे की प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और आगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो इस प्रोसेस के पहले ज़रूरी नहीं कि पोलन ग्रेन जो पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर पहुँचे हैं वो उसी स्पीसीज़ के हों या कंपेटेबल हों। तो ये स्टिग्मा में ये पहचानने की क्षमता होती है कि वो अपने कंपेटेबल पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए वो रिसेप्टिव होता है यानी उसके लिए सुग्राह्य होता है। जो उसके सुयोग्य होते हैं या कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए वो सुग्राह्य होता है और उसको ग्रहण करके आगे की प्रोसेस यानी पराग नलिका में वृद्धि होके और फिर वो पोलन ट्यूब ओव्यूल में पहुंच के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को संपन्न करती है। ये आगे की प्रोसेस होती है और यदि कंफर्टेबल नहीं होते हैं पोलन ग्रेन तो वो पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाती और जो स्टिग्मा है वो उसको रिजेक्ट कर देती है और इस तरह वो पोलन ग्रेन नष्ट हो जाता है। अब आइए उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं जो कल मैंने बताया था, जो पिछले उसमें उसके आगे स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न हो। तो जो सुयोग्य यदि परागण होता है या कंपेटेबल पोलन ग्रेन होता है तो वो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जनित या जर्मिनेट होता है और एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न होती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। जो पोलन ट्यूब या पराग नलिका है वो स्टिग्मा और स्टाइल के ऊतकों के माध्यम से आगे वृद्धि करती जाती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोश की अवस्था, एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में जड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नरयुग्मकों की रचना करती है। तो आपको याद होगा कि कुछ परागकण दो कोश की अवस्था में जड़ते हैं और कुछ तीन कोश की अवस्था में। जब पोलन ग्रेन दो कोश की अवस्था में जड़ते हैं तो वो पराग नली की वृद्धि के दौरान ही विभाजित होकर दो मेल गैमीट या दो नर केंद्रक की रचना करते हैं और जिन पादपों में पराग तीन कोश की अवस्था स्थिति में होते हैं वो पराग नलिका शुरुआत से ही दो नरयुग्मकों को लेकर जाती है। अब यदि आप देखें तो यदि ये पोलन ट्यूब बन रही है और यदि दो कोश की अवस्था में परागकण झड़ा है तो वो सिंगल न्यूक्लियस को लेके चलेगा, लेकिन जो ये बन नहीं रहा है इसको मैं आपको करके बताती हूँ फिर से। यहाँ देखें आप, यदि कोई पोलन ट्यूब यहाँ पे गई है और वो दो कोश की अवस्था में पराग कण झड़ के आया है तो वो उसमें ये विभाजित होके दो मेल न्यूक्लियाई यहीं पराग नलिका की, ये जो पराग नलिका है इसकी वृद्धि के दौरान बनाएगा। लेकिन यदि ये तीन कोश की अवस्था में है तो ये शुरू से ही दो न्यूक्लियाई को लेके, जो ये पोलन ट्यूब आपको ये दिखाई दे रही है वो शुरू से ही दो न्यूक्लियाई को लेके चलेगी जो तीन कोश की अवस्था में झड़ा है। इसको आपको कहीं पे नोट डाउन कर लें, नीट के एग्ज़ाम के लिए ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दो कोश की अवस्था में झड़ता है तो वहाँ कितने केंद्रक कब विकसित होते हैं और जो तीन कोश की अवस्था में झड़ता है वो कितने नरयुग्मकों को ले जाता है और दो कोश की वाला कितने को ले जाता है। अब आगे देखते हैं, पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात
बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। जो पोलन ट्यूब है जब वो अंडाशय या ओव्यूल में पहुंच जाती है तो वो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के माध्यम से ओव्यूल में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से करती है? माइक्रोपाइल के थ्रू। जो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये जो मैं डायग्राम में आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे माइक्रोपाइल होगा, इसके थ्रू ये पोलन ट्यूब किस में एंटर करती है? ये जो हमारा ओव्यूल या बीजांड हमारा दिख रहा है उसमें ये प्रवेश करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। अब इसमें आप देख रहे हैं इसी डायग्राम में, यदि मैं ऊपर आपको दिखाऊं, यहाँ से ये नर युग्मक पोलन ट्यूब प्रवेश करी और 2 नर युग्मक यानी मेल गैमीट है, मतलब एक मेल न्यूक्लियाई है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाओं के साथ में आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा प्रवर दिख रहे हैं। इनको हम तंतु रूप उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस के ये इसको गाइड करती है कि पोलन ट्यूब कहाँ जाए इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो जब ये पोलन ट्यूब पहले सहायक कोशिका में जाती है और सहायक कोशिका में के थ्रू ही ये जो एग सेल होती है वहाँ पर एक न्यूक्लियाई को रिलीज करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न करती है। तो हाल ही में बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका बीजांड द्वार के हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पराग नलिका के प्रवेश को कौन दिशा निर्देशित करता है? तो तंतु रूप समुच्चय यानी फिलीफॉर्म एपरेटस किसको दिशा निर्देश करते हैं? पराग नलिका को, कि वो कहाँ से प्रवेश करे। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक को की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो पराग जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है वहां से लेके उसके बीजांड के माइक्रोपाइल के अंदर प्रविष्ट होने तक की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण या पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पराग स्त्रीकेशन संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। इसको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट में आपको नीट में पूछा जा सकता है कि पराग स्त्रीकेशन संकर्षण यानी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसी प्रोसेस है? तो ये गतिक है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन संबंधित है। बच्चों इस लाइन को आपको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिखा है कि पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति के अनुपालन सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो अब आगे पराग के साथ क्या होगा पोलन ग्रेन के? या तो वो आगे की प्रोसेस को करेगा या उसकी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। तो जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है इसमें ये सम्मिलित है कि जैसे ही पोलन स्टिग्मा के ऊपर आया तो पहले स्टिग्मा उसको पहचानेगा कि वो कंपेटेबल है, योग्य है या नहीं। यदि योग्य है तो प्रोन्नति यानी आगे की प्रोसेस होगी, माने पोलन ट्यूब बन के फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। और यदि वो पहचान करके उसको रिजेक्ट कर देती है तो अवनति माने पराग नलिका की वृद्धि नहीं होगी और वो पराग वहाँ पे अंकुरित नहीं होगा, वहीं नष्ट हो जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण के हेर फेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागकण से अपेक्षित संकर प्रजाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। अब इसका आजकल प्लांट ब्रीडर्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो अपने मन की हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू यानी संकरण के दौरान अपनी इच्छा वाले गुणों की प्रजाति को प्राप्त कर पा रहे हैं। आप एक कांच की पट्टी पर या स्लाइड पर जल शर्करा के 10% घोल की एक बूंद पर मटर, चना, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, गुलमेंदी तथा विनका यानी सदाबहार के पुष्पों के कुछ पराग झाड़ करने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद ही स्लाइड को कम शक्ति वाले यानी लो पावर वाले लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी से यदि अवलोकित करें
बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई एक पराग नलिका को देख पाएँ। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल वर्क है कि आप स्लाइड पर जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है 10% जो सॉल्यूशन है उस पर उसकी एक बूंद रख कर चना, मटर या बालसम, गुल मेहंदी या किसी भी सदाबहार पुष्पों के परागकण को झड़ाने के बाद उस पर रखें और उसका लो पावर वाले लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यदि अवलोकित करें तो उनसे हम पराग नलिका विकसित होते हुए देख पाएंगे। ये आपको एक प्रैक्टिकल है ताकि आप ये पहचानें पराग कणों से पराग नलिका किस प्रकार निकलती है। एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण या क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनक संपर्क में रुचि रखती हैं। कृत्रिम संकरण फसल को उन्नति या प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। तो जो आपको जो क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन है वो जो नए प्लांट ब्रीडर्स हैं या उनको आर्टिफिशियल तरीके से वो क्या करते हैं, इसका यूज़ कमर्शियल तौर पर करते हैं, ताकि कमर्शियल तौर पर से मतलब इच्छित गुणों वाली प्रजाति को पैदा करके और उससे अधिक मात्रा में बीज या अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं उनको हम विपरीत मौसम में, जैसे कुछ मौसम सर्दी के मौसम में जो सब्जियां मिलती हैं उनको हम गर्मी के मौसम में भी पा सकते हैं या गर्मी वाले मौसम वाली सर्दी वाले मौसम में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कुछ उनके गुण ऐसे होते हैं जो दोनों को उनको मिला के एक अच्छी प्रजाति के गुणों वाला बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, और ये प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिका को संदूषण या अनपेक्षित परागों से बचाया जाए। लेकिन इस बात को हमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जरूरी रहता है आर्टिफिशियल के लिए कि केवल हम न केवल उनका जो जरूरी गुण वाले हैं उन्हीं परागकण या पॉलिन ग्रेन का उपयोग किया जाए। सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा कि हमने सिर्फ अपने गुण वाले पॉलिन ग्रेन्स ले लिए और उनको स्टिग्मा पर डाल दिया और उनसे फिर जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इच्छित गुण वाले हमको जो पौधे हैं वो मिल गए, बल्कि हमको स्टिग्मा यानी पिस्टिल को भी बचाना पड़ता है कि उस पर दूसरे प्रकार के पॉलिन ग्रेन ना पड़े। तो मतलब दोनों का प्रोटेक्शन देखना पड़ता है। इच्छित वाले को पॉलिन ग्रेन को हम अपने पास रख के और उनको स्टिग्मा तक ले जाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस स्टिग्मा पर दूसरे प्रकार के किसी भी प्रकार के पॉलिन ग्रेन ना पहुँचे। मतलब दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, पॉलिन ग्रेन्स का भी और स्टिग्मा की। अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आगे क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं। यह उपलब्धि केवल बोराबस्त तकनीक यानी बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन या इमेस्कुलेशन तकनीक अपनाई जाती है। इन दोनों के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी दो टेक्निक अपनाई जाती हैं, तो बोराबस्त तकनीक जिसको हम बैगिंग टेक्निक कहते हैं और दूसरी होती है विपुंसन या इमेस्कुलेशन टेक्निक। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक जो प्रोसेस है विपुंसन या इमेस्कुलेशन, उसको मैं आपको यहाँ करके छोटे तौर पे आपको बता दी हूँ कि जैसे ही परागकण जो द्विलिंगी पुष्प है उसमें ये हम समझ लें अपना पिस्टल और यहाँ लगे हुए हैं ये पॉलिन ग्रेन्स यानी एंड्रोशियम। अब ये पिस्टल है, जैसे ही ये मैच्योर होता है, अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, जैसे ही ये मैच्योर होने लगते हैं पॉलिन ग्रेन, इनके मैच्योर होने के पहले ही हम इनको चिमटी से कोई फोर्सेप से इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे पॉलिन ग्रेन ना पहुँच पाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विपुंसन या इमेस्कुलेशन, जिसमें कि हम मेल पार्ट को, यानी मेल पार्ट कौन सा हुआ इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का मेल पार्ट क्या कहलाता है, उसको हम चिमटी की सहायता से अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। बोर्ड वाले विद्यार्थी याद रखें कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में
आई थिंक 2022 या 3 में ये पूछा है, विपुंसन किसे कहते हैं। तो पौधे के मेल पार्ट को, जो होता है मेल पार्ट, जो द्विलिंगी पुष्प होता है, उसको परिपक्व होने के या मेच्योर होने के पहले चिमटी की सहायता से अलग करना विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहलाता है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेल पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। और विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाए तो यह सामान्यतः बटर पेपर या पतले कागज की बनी होती है, ताकि उसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को हम बैगिंग या बोरा वातावरण कहते हैं। तो बच्चों, इसकी 2 प्रोसेस थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। पहली इमैस्कुलेशन या विपुंसन मैं बता चुकी हूँ, और दूसरा है बोरा वातावरण या बैगिंग। तो अभी बच्चों, जैसे मैंने अभी ये आपको बना के बताया था, ये जो थी हमारी पिस्टल से जब ही हम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम को निकाल देते हैं, उसके बाद जो ये पिस्टल ओनली बची रहती है, और ये पूरा फ्लावर है, इसको पतले बटर पेपर से बांध दिया जाता है। इस तरह से पतले बटर पेपर से इसको बोरा वातावरण या बैगिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें ताकि ये काम क्यों किया जाता है, इसको हम बैगिंग की प्रोसेस क्यों करते हैं, बटर पेपर से ढक के इस पिस्टल को और ऊपर से बांध देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी 2 प्रोसेस होती हैं, जो कि हैं, पहला है विपुंसन या इमैस्कुलेशन, दूसरी है बैगिंग या बोरा वातावरण। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जब बैगिंग या वस्त्रावृत पुष्प को वर्तिकाग्र सुग्राहिता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब जैसे हमने उसको ढक दिया या बैगिंग प्रोसेस हो गई, लेकिन बैगिंग प्रोसेस तब तक रखते हैं जब तक कि स्टिग्मा जो होती है सुग्राहिता को प्राप्त नहीं कर लेती। सुग्राहिता माने रिसेप्टिव नहीं हो जाती है किसी भी मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन को प्राप्त करने के। जैसे ही वह रिसेप्टिव हो जाती है, तो हमको जिस गुण वाले मेल गैमीट, जिस गुण का मेल गैमीट होता है, वो जिसका गुण हमको चाहिए होता है, उस मेल अभिभावक या पेरेंट से हम पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे कर लेते हैं और उसको खोल के, मतलब उसको फिर से हटा के, जो उस पर बैगिंग करी थी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फ्लावर के, उसको हटा के उस पर डाल दिया जाता है उन पॉलन ग्रेन को, और फिर से उसको बटर पेपर या थैली से यानी फिर से उसकी बैगिंग कर दी जाती है। कब तक, जब तक कि उससे फल विकसित ना हो जाए। शॉर्ट में बच्चों मैं इसको आपको बताऊंगी, यहाँ पे आप जहाँ पे जगह है मैं इसको बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये है हमारी बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर से हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है, तो ये 2 प्रोसेस से होगा। पहली प्रोसेस कौन सी कहलाती है बच्चों, कमेंट करें। पहली प्रोसेस कहलाती है हमारी विपुंसन या इमैस्कुलेशन, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। सेकंड कहलाती है बैगिंग या बोरा, हिंदी में कहेंगे बोरा वातावरण। अब इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जो एंड्रोशियम है या एंथर, इसको मैच्योर होने के पहले इसको हम क्या करेंगे, चिमटी की सहायता से इन दोनों को रिमूव कर देंगे या बाहर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हो गई इमैस्कुलेशन प्रोसेस। अब इसके बाद हम इस पूरे फ्लावर को बटर पेपर से रैप्ड कर देंगे या पैक कर देंगे। अब क्यों कर देंगे, ताकि जो ये पिस्टिल है इसके ऊपर अवांछित या इनकम्पैटिबल या अदर कोई पॉलन ग्रेन इसको पॉलिनेट ना कर पाए, इसलिए हमने इसको ढक दिया किससे, पतले बटर पेपर से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग या बोरा वातावरण। अब जब ये हमारी स्टिग्मा या हमारी जो पिस्टिल है जो रिसेप्टिव हो जाएगी मैच्योर होने के बाद, तो फिर हम इसको खोल देंगे, इसको माने इसका बटर पेपर हटा देंगे। और बटर पेपर हटाने के बाद जिस गुण वाले भी हमको पॉलन ग्रेन चाहिए थे, जिस गुण वाले
पोलन ग्रेन चाहिए थे उनको हम इस पे इकट्ठा करके इस पे डाल देंगे, तो माने ये उसको ग्रहण कर लेगी। फिर आगे होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। इसके होने के पहले ही हम इसके डालने के बाद इसको फिर से रैप्ड कर देंगे पतले बटर पेपर से। और कब तक पैक करे रहेंगे? जब तक मनवांछित फल विकसित नहीं हो जाता। ये तो हो गई बोरा बस्तावरण या बैगिंग टेक्निक, जो कि दोनों ही प्रोसेस आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ की जाती हैं। तो बच्चों आपको इसको याद रखना है कि 2 मार्कर के लिए ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी 2 प्रोसेस यूज़ की जाती हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक तो इमेस्कुलेशन और दूसरी बोरा बस्तावरण या बैगिंग को यूज़ किया जाता है। या सेपरेट में आपको 2 मार्कर में सिर्फ विपुंसन या इमेस्कुलेशन या बैगिंग या बोरा बस्तावरण पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर हमको विपुंसन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक लिंगी पुष्प में तो बच्चों आप बता सकते हैं कि कौन सा सेक्स और मतलब सेक्स पार्ट होगा, सेक्सुअल पार्ट उसमें होगा, फीमेल पार्ट होगा, तो उसको मेल पार्ट होगा नहीं, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। पुष्पों के खिलने के पूर्व ही, पुष्प जब खिलते हैं उनके पूर्व ही उनको आवृत कर दिया जाता है। जब पुष्प कलिका फॉर्म में होता है तो उनको बटर पेपर से फिर हम ढक देते हैं। या आवृत माने उनको ढक देना, माने उसको उसकी बैगिंग कर देना। जब बत्तिकाग्र सुग्राह हो जाती है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः रिबैग्ड कर दिया जाता है। उसके बाद पुष्प के खिलने के पहले ही हम उसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे बटर पेपर से। और जब स्टिग्मा हमारी रिसेप्टिव या सुग्राह हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, तब तक तो वो पेटल्स खुल चुके होंगे, तब हम अपेक्षित जो भी हमको पोलन ग्रेन चाहिए उनका यूज़ करके और पॉलिनेशन करके और पुनः उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर उनको वापस पैक कर देंगे। फिर वापस वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी हमने बैगिंग में अपनाई थी, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे फिर अपनाएंगे। तो बच्चों आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। थैंक यू बच्चों।